हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोग आदिकाल शुरू कर दिए थे। आदिकाल में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में आपका समय सीमा आदिकाल का और नामकरण पढ़ लिया था। आज उसी के आगे हम लोग उसमें आपका विशेष तथ्य रह गया था, तो आपका यहाँ पर विशेष तथ्य आज पढ़ेंगे। और जितना भी पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि पेपर आने पर ये न रहे कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है। जितना पढ़िए उसको अच्छे से रिविजन करते रहिए। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर या रात में जब भी आपको टाइम मिले, तो रिवीजन के लिए जरूर टाइम निकालिएगा। ठीक है, पढ़ने से ही ये नहीं कि आप पढ़ते जाइए और रिवीजन नहीं करिए। तो इसलिए रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितना पढ़िए उसको अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए, ताकि जो है आपका वैसे भी टीएसटी का पेपर जो है आपका लगा हुआ है, तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा यहाँ पर विशेष तथ्य। आदिकाल के जो है इसमें विशेष तथ्य। ठीक है, विशेष तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके रह गए थे कि आदिकाल को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा था। और अनिर्दिष्टों का काल किसने युग किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल। प्राकृता भाषा का जो है काल किसने कहा है? तो ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग किसने कहा है। ठीक है, या किसके किस काल के लिए कहा गया है? तो आदिकाल के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पहला पॉइंट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव मतलब भ्रंश का बढ़ाव का मतलब विकसित रूप। इसका विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं नगेंद्र के अनुसार जो भाषा के दृष्टि से अपभ्रंश का जो बढ़ाव यानी उसका जो विकसित रूप है, वो ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। तीसरा पॉइंट देखें, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
आदिकाल को शुक्ल जी ने आदिकाल को शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ठीक है, आदिकाल को शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा था। चौथा देखेंगे प्राकृताभास हिंदी का काल। किसने कहा? शुक्ल जी ने। प्राकृत भाषा से है ये, तो प्राकृता यानी प्राकृत हिंदी का काल किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है भाषा की दृश्य से अपभ्रंश का जो बढ़ाव विकसित रूप था, यानी अपभ्रंश का बढ़ाव हुआ था उस समय, तो उसे ही हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा गया है। किसने माना है ये? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा था। और आदिकाल को शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है और प्राकृताभास का काल कहा है। इन्होंने प्राकृताभास हिंदी का काल शुक्ल जी ने कहा है। इसके आगे हम लोग देखते हैं विशेष तथ्य में ही पांचवा देखेंगे। इसमें हम लोग पुरानी हिंदी का काल। पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है? तो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो लिख लीजिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुरानी हिंदी का काल किसने आदिकाल को कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। और अगर पूछा जाता है कि अत्यधिक व्याघातों में विरोधों का युग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्राकृताभास या निर्दिष्ट काल, तो ये आदिकाल को कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये लिखिएगा। और छठवां लिखिएगा आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण एवं युद्धों के आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनः स्थितियों आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण एवं युद्धों के प्रभावों की मना स्थितियों का प्रतिफल ना है। युद्धों की मना स्थितियों का प्रतिफल ना है। ये परिभाषा किसने दिया है? तो आपके डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आदिकाल का जो समय है वो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के पीछे तक माना जाता है। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा थी। इसको भी लिख लेते हैं। आदिकाल
का समय, आदिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? तो 1050 से 1375 तक माना है। आदिकाल का समय महाराज भोज, अच्छा, आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से महाराज भोज के समय से लेकर महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक माना जाता है। समय से लेकर हमीर देव के समय, हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। ठीक है, आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। किसके अनुसार ये परिभाषा है? शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी, ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर जो है आपका हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। किसने कहा है? तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नगेन की क्या परिभाषा है? तो आदिकाल का समय हिंदी साहित्य के आक्रमण एवं युद्धों की जो प्रभावों की मना स्थितियों का प्रतिफल नहीं था। उस समय जो है इसका प्रभाव नहीं था आक्रमण और युद्धों का। ठीक है, आदिकाल में बहुत ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पर आदिकाल का जो समस्त हिंदी साहित्य का आक्रमण एवं युद्धों की प्रभावों की मना स्थितियों का प्रतिफल ना था। और पुरानी हिंदी का काल चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है, अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये था आपका आदिकाल का जो इंट्रोडक्शन था, जिसमें समय सीमा और नामकरण था और उसके जो है आपके विशेष तथ्य थे। इसके बाद हम लोग एक एक सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इसके बारे में जो जितने साहित्य हैं उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें जो आदिकालीन काव्य धाराएं हैं, चाहे वो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, तो उनको एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी आदिकाल में जितना भी पढ़ाया जाएगा, आपके हिस्ट्री पीस्ट्री अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।